उसको समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, पहले कभी किसी ने पढ़ा होगा शायद, पता नहीं, क्योंकि 10th में आया था शायद, नहीं आया पता नहीं, देखते हैं। कहता है हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स में पढ़ रहे हैं हम लोग आज वेन डायग्राम, जो कि चैप्टर 1 का पार्ट है। चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का पार्ट है, चैप्टर 1 मैथमेटिक्स। ठीक है, आज तारीख हो गया हमारा 24। ठीक, अब कहता है द मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, पेज नंबर 13 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, पेज नंबर 13 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 13। कहता है मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ऑफ रिप्रेजेंट मीनिंग ऑफ डायग्राम। बोलता है कई सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो दो सेट के बीच में लगते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंट बाय द डायग्राम, उनको हम लोग डायग्राम से लिखते हैं। किनको, मतलब सेट के थ्योरी को, सेट के एग्जांपल्स को अगर हम डायग्राम से बताएं तो उस चीज को पढ़ने के लिए हमने पढ़ रहा है आज वेन डायग्राम, दैट इज नोन एज वेन डायग्राम। तो जब भी हम लोग कोई सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी डायग्राम के हेल्प से तो उसको कहते हैं वेन डायग्राम। अब कहता है द वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लोकेशन, इंग्लिश लॉजिशियन द जॉन वेन डायग्राम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज जो वेन डायग्राम है इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट का नाम है जॉन वेन ने, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम, जो कि 1834 से 1883 के बीच में। These diagram consisting of rectangular and closed curve of usually circle। इस डायग्राम के अंदर में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा इस तरीके का, ठीक है, और उसके अंदर में कुछ सर्कल भी आएंगे। ऐसे शेप को बोलते हैं वेन डायग्राम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेन डायग्राम। डेफिनेशन समझ में आ रहा है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, दो सेट को दिखलाना है डायग्राम के हेल्प से, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम को। फिर कहता है दीज डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगुलर एंड क्लोज कर्व यूजुअली, यूजुअली हम लोग इसी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बोल रहा है यूजुअली मतलब कहीं कहीं कुछ और भी नाम सेम ही हम यूज करके कोई और डायग्राम भी शो कर सकते हैं, मतलब किया जाता है, कर नहीं सकते हैं, किया जाता है, नाम यही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके जगह पे रेक्टेंगुलर ना बना करके, सर्कल ना बना के कुछ और शेप बनाते हैं, और वो लोग यही दिखाते हैं कि नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाए। द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट एज यूजुअली अ रेक्टेंगुलर। इस जब भी हम लोग अगर सेट की बात करें तो सेट में दो चीज होता है, एक होता है यूनिवर्सल सेट और एक को कहते हैं हम लोग नॉर्मल सेट। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमेशा रेक्टेंगल को शो करता है, मतलब रेक्टेंगल बॉक्स जो है इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर में सेट ए, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों सेट की वैल्यू यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करती है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल बॉक्स को कहते हैं, और सर्कल ए और सर्कल बी को सेट ए सेट बी कहते हैं। फिर बताएंगे आगे क्या क्या है इसमें। एंड ठीक है, एंड द सबसेट आर सर्कल, और सबसेट को हम लोग बोलते हैं सर्कल ए और बी है, ए एंड बी आर द सबसेट। किसके सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल एक बताया था, a इक्वल टू दे रखा था क्वेश्चन में 1 2 3 4 5, अब मैं बोला था मैंने b है जिसकी वैल्यू थी 1,2, जैसे c है ये इसकी वैल्यू थी 3,4, तो हम कहेंगे a जो है वो यूनिवर्सल सेट है किसके लिए, b और c के लिए, तो b और c क्या हुआ, a का सबसेट कहलाया। सही बात है, उसको हम डायग्राम से बता सकते हैं, कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट को मैं नाम दे रहा हूं, फिर अगर मैं इसको बी सी बोल रहा हूँ तो बी ये हुआ, सी ये हुआ, और इसको ए नाम देंगे, ठीक है, और ये जो बी और सी हुआ वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्कल से, सर्कल रिप्रेजेंट एज अ सर्कल इन अ वेन डायग्राम, इन अ वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम के ही केस में ऐसा हम लोग करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसेट का इस्तेमाल करते हैं सर्कल के तौर पे, और सेट का इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल के तौर पे। अब कहता है द इन अ वेन डायग्राम द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिटन इन द रिस्पेक्टिव सर्कल। हम लोग फिगर नंबर 1 अभी ड्रॉ करूंगा मैं, पहले ये बेसिक समझ में आ गया सबको कि क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या होने पढ़ने जा रहे हैं हम लोग।
ये बेसिक इंट्रोडक्शन था वेन डायग्राम के बारे में। किसी को फोटो खींचना है खींच लीजिए, और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम 3 सेकंड गिनते हैं, 1 2 3। यस, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? एक ने पूछ लिया यस, और किसी को कुछ पूछना है? मतलब नहीं कुछ पूछना होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला चीज इसमें हमें पढ़ना है कि जो वो फिगर बता रखा है बुक में, वो फिगर क्या बतलाना चाह रहा है वो समझते हैं। बुक में फिगर ये है, ऐसा रेक्टेंगल बनाया है और उसके अंदर कह रहा है कि यू बोल रहा है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और बाकी नंबर्स दिया है सेट के बाहर 1 5 और 9। एक सर्कल है। अब ये सेट ए हो गया, अब ये 2, फिर ये 4, अब नेक्स्ट है 6 10 और क्या है और 8, और ये हो गया 3 और ये 7। अच्छा, मैंने पिछले वाले डायग्राम में मैंने 2 सर्कल बना दिया था, तो मैंने अभी यहाँ पे एक ही सर्कल बनाया है, तो क्या वो गलत है? ये सही है, दोनों सही है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन पर। तो हम यहाँ पे यू बोल रहे हैं यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब सारे नंबर्स कंटेन करते हो। कितने नंबर कंटेन कर रहे हैं इसके अंदर में? बोलेंगे 1 2 3, ये सारे नंबर 1 से लेकर 10 तक। 6 नहीं लिखा है, हाँ लिखा भाई, 5 भी है 4 भी है 3 है, मतलब सारे हुए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और सेट ए में हो गया कंटेंट वैल्यू कर रहा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो कभी अभी क्या कहेगा कि कोई 2 सेट दे देगा, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट दे देगा, ए सेट दे देगा, बोलेगा ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो उस केस में तुम्हें समझना पड़ेगा कि वेन डायग्राम कैसे बनाए। यूनिवर्सल सेट का मतलब इस तरीके से, और सेट ए का मतलब उसमें एक सर्कल बना करके सब सेट ड्रॉ कर देंगे। ये बेसिक एग्जांपल हुआ, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल था, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? ओके लिख दीजिए कमेंट में, ओके ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है इसमें, अगला है इलिस्ट्रेशन नंबर 1। मतलब हम लोग अभी जो देखा, मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, बहुत अच्छी बात, थैंक यू थैंक यू। अब आगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें कि इलिस्ट्रेशन से समझते हैं इस चीज को कि वेन डायग्राम का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं हम लोग। तो पढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 ये क्या बतलाएगा कि वेन डायग्राम को समझने का क्या क्या तरीका है, या उसके एप्लीकेशंस क्या क्या पॉसिबल है। तो कहेंगे इन द फिगर नंबर 1.2, वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर। फिगर नंबर 1.2 ये कह रहा था, छोटा सा बनाओ भाई, और छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये है फिगर नंबर 1.2। इसमें दिया फिगर में सर्कल ड्रॉ किए, ए लिखा 2 4 6 8 10। अब कहता है यूनिवर्सल सेट है 1, बचा क्या 5, बचा क्या 9 और 3 और 7, ठीक है, हो गया। ये फिगर नंबर 1.2। तो इलिस्ट्रेशन में क्या है, फिगर नंबर 1.2 देखिए, और उसमें लिखा है फिगर नंबर 1.2 में इन द फिगर नंबर 1.2 u इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 10 तक। ये किसका नंबर है? यूनिवर्सल सेट का नंबर है, अभी तो मैंने वही लिखा था। और एक किसका सेट है? इस अंदर वाले का सेट है, वो है नंबर 2 4 6 8 10। सही बात है, जिसको बोलेंगे सबसेट है, हाँ सही बात है। सबसेट इसलिए क्योंकि बड़ा सेट ये है, छोटा सेट ये है, इसलिए हम बोलेंगे u इज सॉरी a इज अ सबसेट ऑफ u। आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है इन द फिगर नंबर 1.3, फिगर नंबर 1.3 नीचे बनाता हूं, ये है फिगर नंबर 1.3। इसमें कहता है 2 सर्कल ड्रॉ कीजिए,
फिगर अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। अब इसमें कहता है कि अगर दो सर्कल ड्रॉ किए हैं उसमें वैल्यू पुट कीजिए 2। अच्छा, अब इसी में बी सेट है और ए कहाँ गया, ए इसको बोल रहा है ऊपर वाले को, और बी कह रहा है नीचे वाले सर्कल पे, इसको बोल रहा है बी, इसको बोल रहा है ए। तो ए में वैल्यू है 2 और 8, और बी में वैल्यू है 4 और 6, और ए में वैल्यू है 10, और इसमें वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू 9, यहाँ वैल्यू 3 और यहाँ 7 होगा। हाँ 3 5 7, 3 5 7। अच्छा समझ गए। अब ये क्या किया, इसी सेट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये जो वैल्यू था जो पहले ए सेट में ही केवल था, अब उस ए सेट के अंदर एक और बी सेट इंट्रोड्यूस किया, उसमें वैल्यू बदल दिया। इससे क्या होगा, हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए तो वही वैल्यू है, वापस लिख दो, ए इक्वल टू हो गया वैल्यू इसी सर्कल देख करके, क्योंकि ए के अंदर बी लाई कर रहा है तो ए का सबसेट बी कहलाएगा, वही मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा बोलेंगे। तो ए में वैल्यू आ गई 2, 4, 6, 8, 10, और बी में वैल्यू आ गई हमारे 4, 6। तो हम लोग लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बेसिक चीज है, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बस इतना ही चीज हमने बताया है कि पहला एग्जांपल थोड़ा आसान किया ताकि इसमें केवल दो ही सेट दिया, यूनिवर्सल सेट और सेट ए। दूसरे एग्जांपल में क्या कहा, यहाँ यूनिवर्सल सेट भी है और ए भी है और बी भी इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके लिए सेट बनाएंगे तो अलग अलग सेट बना दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो अब उसको अलग हेडिंग से पढ़ते हैं, पहले इसको कॉपी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 डन। नेक्स्ट है अगला क्या है इसमें, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब है नेक्स्ट हेडिंग, ऑपरेशन ऑन अ सेट, ऑपरेशन ऑन अ सेट, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है नंबर 1.10 है, पेज नंबर 14 पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब क्या कहता है, ये पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें, कहता है इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न हाउ टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन अ नंबर। हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है जोड़ घटाव गुना भाग किसी नंबर के लिए, दैट ईच वन ऑफ दीज ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑफ पेयर ऑफ ए नंबर्स टू गेट अनदर नंबर। और जब भी हम लोग कोई दो नंबर को जोड़ते थे, घटाते थे, गुना करते थे, ये से क्या मिलता था, किसी दो नंबर के साथ करते थे इसे ऑपरेशन, अकेले किसी नंबर के साथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी performing the operation addition, the pair of a number like 5 and 13, तो मतलब जोड़ने के लिए भी दो नंबर जरूरी है, ठीक है, और घटाने के लिए भी अगर कहें हम, एंड वी गेट एज जोड़ने पे कितना आता है 18, एंड इफ अगेन द multiplication of these two number it comes to 65, and similarly there are operation in like performing the two sets rise to be another set, and the certain operation are set examined and their property are henceforth we refer to the set on the subset of universal set। अच्छा, अब चूंकि अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, मतलब ऑपरेशन का मतलब हो गया कि कुछ कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशन होते हैं जिसको कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम कहेंगे कि किसी भी दो सेट के बीच में इन सबको कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 5 and 13 दो नंबर था, तो कहेंगे इसमें हम एडिशन करना चाहते हैं इसको, तो बोलेंगे 5 + 13 करो तो आ जाएगा 18। कोई बोलता है नहीं हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो बोलेंगे सर ठीक है 5 × 13 करो तो आ जाएगा 65। अच्छा ये तो नंबर के लिए सही था, अब क्योंकि हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सेट में चाहिए, तो क्या बोलेंगे एडिशन ऑफ सेट। अब ये हम समझेंगे इसको कैसे करते हैं वो समझेंगे, फिर पढ़ेंगे ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट तो कैसे करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो पहला हेडिंग है यूनियन ऑफ सेट, एडिशन ऑफ सेट का कह सकते हैं या इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट। यूनियन मतलब जैसे इसका शाब्दिक मतलब ये होता है जब को हम लोग कोई संगठन बनाते हैं तो क्या बोलते हैं
हम लोग एक यूनियन कम्युनिटी बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा लोग को कम्युनिटी में जोड़ रहे हैं ताकि हम अपना एक सरकार बनाने के लिए गठबंधन चाहिए। तो यूनियन इसी वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम दो पार्टी को जोड़ रहे हैं। कौन? एक आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी पार्टी, दोनों को जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे यूनियन सेट बन रहा है। तो सेट में दो यूनियन को जोड़ना, दो सेट को जोड़ने को बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। इसको लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, यू बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट को कहते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब होता है जोड़ना, इंटरसेक्शन मतलब होता है हटाना। तो बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट मतलब जोड़िए, और अगले को बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इसको बोलते हैं इस तरीके से। पहले वाले सर्कल को बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका काम क्या होता है? जोड़ने का। इसका होता है काम हटाने का, यानी कॉमन पार्ट जो हो दोनों सेट में उसको लिखने का। अब इसको क्या मतलब है, तो पहला हेडिंग ला लेंगे अभी हम। ये चीज बेसिक बात थी। अब इसके अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट हेडिंग, वो होता है यूनियन ऑफ सेट पढ़ते हैं। बेसिक चीजें हैं, अभी पूरा कुछ खास बताए नहीं, बना देते, फोटो खींचने का मौका देते हैं। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन ऑफ सेट। क्या है? यूनियन ऑफ सेट। ये कहता है लेट द नंबर ए एंड बी ऑफ ए टू सेट। मान लेते हैं दो सेट है मेरे पास, एक ए एक बी, and the union of A and B is the set of which consisting all the element of A and all the element of B। कहता है हमें A and B are two set है, और कहता है हमको यूनियन करवाना है किनका? इन दोनों सेट का, यूनियन ऑफ A and B। क्वेश्चन कहता है यूनियन ऑफ A and B का मतलब है हमें सेट A प्लस सेट बी करवाना है। बुक में लिखा है इस बात को, द सेट कंसिस्टिंग द ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। सेट कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बी। एंड का मतलब प्लस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो लिख दो एंड सेट कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यानी जब हम दोनों को जोड़ना चाहेंगे तो सेट ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे एक तरफ, फिर एलिमेंट के सारे एलिमेंट को लिखेंगे दूसरी तरफ, तो फिर दोनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे अभी देखते हैं एक एग्जांपल। और द सिंबल इज यूज डिनोटेड बाय यूनियन। और इसको सिंबल जो ये लिखते हैं इसके लिए, सिंबल इज डिनोटेड बाय यूनियन। ठीक है, इसका सिंबल मैंने वर्ड लिखा है तो सिंबल इसका ऐसे लिखा जाता है। हो गया यूनियन। सिंबॉलिकली बी एज ए यूनियन बी, सिंबॉलिकली रिटन एज ए यूनियन बी। सिंबॉलिकली इसको ए यूनियन बी लिखते हैं। इसका शाब्दिक मतलब होता है यूजुअली रीड एज, इसको रीड एज करते हैं ए यूनियन बी। यानी कभी बुक में अगर ऐसे लिखा हो तो उसको पढ़ेंगे इस तरीके से ए यूनियन बी करके, इसको रीड एज। और इसका मेन काम क्या होता है? जोड़ने का दोनों सेट को, सेट ए के सारे एलिमेंट को सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ। ठीक है, अभी तो मैंने एग्जांपल नहीं बताया इसलिए बस ये इंट्रोडक्शन था। एग्जांपल इसके बाद देखते हैं। पहले एक फोटो खींच लीजिए इसको, फिर हम देखते हैं एग्जांपल। 1 2 3 डन। नेक्स्ट कहता है, एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 आता है नंबरिंग के हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है क्वेश्चन, लेट ए इज अ सेट, नंबर दे रखा है 2, 4, 6, 8 एंड बी इज अ सेट, नंबर दे रखा है 6, 8, 10, 12। देन फाइंड ए यूनियन बी। मैंने बोला यूनियन, मैंने लिखा यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा हमसे, तो देखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। क्या बोलेगा? ए यूनियन बी। अब जरा तुम सोचो कि इसमें क्या क्या नंबर है। 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 पहले से है, तो 6 + 6 8 नहीं 12 नहीं कर देना है।
6 अगर पहले से इसमें भी हो और इसमें भी हो तो हम 6 को एक बार लिख लेंगे, बस ये नहीं कि 6 को 2 बार लिख देंगे। फिर 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो 8 जोड़ने के बाद 8 और 8 16 नहीं हो जाएगा। सेट को जोड़ने का मतलब जो टर्म इसमें मिसिंग है और जो टर्म इसमें मिसिंग है दोनों को ऐड होके पूरा सेट बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा जिसमें दोनों सेट की वैल्यू आनी चाहिए। बस इतना ही मकसद है हमारा। ये नहीं कि 2 + 6 8 कर देंगे, 8 + 4 12 कर देना है, ऐसा नहीं करना है हमें। बस देखना है कि इसमें जो टर्म नहीं है या इसमें जो टर्म नहीं है वो उसमें लिख देना है दोनों को जोड़ने के बाद। तो आंसर लिखेंगे 2 यहाँ है तो लिखेंगे 2 क्योंकि यहाँ नहीं है, जोड़ ही रहे हैं दोनों को। तो ए यूनियन बी का मतलब पहले लिख देता हूं मैं, सेट ए ऑल एलिमेंट एंड सेट बी ऑल एलिमेंट्स टुगेदर यानी साथ साथ। अब क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो गया 2 फिर 4 फिर 6 8, तो पहले इसको लिख दो, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा नंबर में रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, तो उसको छोड़ दो। फिर बचा 10 और 12, तो हम बोलेंगे आंसर क्या बना मेरा 2 6 8 10 12। एक बार आंसर मैच कर लीजिए, आपको बुक में आंसर यही दिखाई देगा। बस ये बात समझ में देना चाहिए कि ये बात जब जब ए यूनियन बी लिखेगा इसका मतलब है सेट ए ऑल एलिमेंट एंड सेट बी ऑल एलिमेंट टुगेदर। ये सेंटेंस अगर याद रहा तो गलती नहीं करोगे। टुगेदर का मतलब मैंने कहा नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी को परेशानी, एक बार हमको ओके लिख के बता दीजिए। किसी को कोई परेशानी नहीं हो तो बताइए, माइक ऑन करके हम खड़े हैं। बोथ ऑफ यू, इफ एनीबडी हैज अ डाउट प्लीज टेल मी अस। वेरी गुड, एक ने रिप्लाई किया, ओके। हिमांशु, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट ऑन अस, क्योंकि यही मेजर चीज है। ये चीज आज पढ़ रहे हैं, अगले साल पढ़ेंगे, 2 साल तक पढ़ते रहेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन आज मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में ना, ये चीज आगे चल के जब आप पढ़िएगा फिजिक्स में पढ़िएगा, ट्रैक्टर आता है सेमीकंडक्टर, उसमें पढ़िएगा डायोड के बारे में। एक होता है जनरल डायोड बोलते हैं, उसमें एक्स जॉर एलिमेंट ये बोलते हैं ना, ए एंड बी दो एलिमेंट, दो डायोड को जब जोड़ते हैं तो उन सब चीजों में फिजिक्स में भी इसका यूज आएगा, वेन डायग्राम सबका वहां पे हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। तो इस चीज खास है जो चल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, चीज आगे भी आएगी लाइफ में, खासम खास है। चले इसको, किसी को फोटो खींचना है, 1 2 3। नेक्स्ट अगला एग्जांपल इसमें एक और है, क्वेश्चन नंबर 13। ये चीज हम बता रहे हैं पक्के से, नोट्स नहीं बनाइएगा, चीजें मेरे क्लास के बाद अच्छी नहीं लगेगी, फिर बाद में जाके भूल जाओगे सारा चीज। हर दिन का मेरे क्लास हो जाने के बाद जो फोटो खिंचवाता हूँ वो उसको एक कॉपी में लिखना चाहिए, और वीकेंड्स पे मैं चेक करूंगा कॉपी को फिर। सो कीप इन माइंड, ऐसा नहीं कि मैं वैसे मेहनत से लिख रहा हूँ ये बच्चे लोग देख ही नहीं रहे, लिख ही नहीं रहे इस चीज को। लेट ए इज अ सेट एलिमेंट, ए एलिमेंट दे रखा है AEIOU एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दे रखा है AIU। अब दिस क्वेश्चन गोज टू मुनमुन, शी हैज टू रिप्लाई टू दिस आंसर। क्वेश्चन क्या है, सो दैट, हमें ये साबित करना है, सो दैट का मतलब ये साबित कर दिखाओ कि A यूनियन B इक्वल्स टू A के है। मुनमुन हैज टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन फॉर मुनमुन। ओके, मतलब इसमें बताइए क्या बताना करें। हाँ इसमें A इसमें यूनियन B का मतलब बताना है। तो मतलब बोलिए, उसका होगा AEIOU। AEIOU। क्या कोई छूट गया नहीं इसमें, इन दोनों को जोड़ने पे कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगी, एक 2 बार या फिर आई 2 बार, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसा सिर्फ कुछ यही आंसर आपका है। नहीं। ठीक है, हाँ और यही हमारा सेट ए की भी वैल्यू है, राइट। ठीक है, हाँ यानी ए यूनियन बी की वैल्यू ए के इक्वल आ रही है, तो क्या हम कह सकते हैं ए इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। इस केस में कह सकते हैं सेट ए की ये वैल्यू यूनिवर्सल सेट है। हाँ तो बस हो हाँ गया, इससे यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड।
अगला नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 14 हिमांशु के लिए। अभी लड़का भागा हुआ है। अगर नहीं आएगा तो हम बोनस क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए फिर। अगला क्वेश्चन नंबर 14। मैंने पिछले क्वेश्चन क्या दिया, आसान था, तुमने जो जवाब दिया तो क्या लिखूं। कहते हैं अगला क्वेश्चन, लेट एक्स दे रखा है, राम, गीता, अकबर। वह राम है, गीता है और अकबर भी है। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9। इन क्लास 9, ठीक है, नहीं 11th लिखा है, क्लास 11th लिखा है। हुज आर इन ए स्कूल ऑफ ए हॉकी टीम। हुज आर इन ए स्कूल हॉकी टीम, ठीक है, हॉकी टीम, ठीक है, मतलब इन। अच्छा आगे हिमांशु, तो हिमांशु क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि एक्स एक सेट है जिसके अंदर में 3 लोग हैं जो नाम है राम, गीता, अकबर। ये सारे लोग जो हैं क्लास 11 में पढ़ते हैं किसी खास पार्टिकुलर स्कूल में। जो को इन लोग 3 लोग को बनाना है, एक हॉकी की टीम बनानी है। अब आगे कहता है इसमें, मान लेते हैं एक और इसी क्वेश्चन में लिखा है वाई एक और सेट है जिसके अंदर में वैल्यू है गीता, डेविड है, डेविड और अशोक। ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग मिलके क्या करते हैं, विद द सेट ऑफ स्टूडेंट टू फॉर्म, विद द सेट ऑफ स्टूडेंट टू फॉर्म फिर से क्लास 11th, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया। फिर से क्लास 11th में है और उन्होंने क्रिएट करना है स्कूल टीम। देन फाइंड एक्स यूनियन बी, बस ये बता दो हमको। देन फाइंड एक्स यूनियन वाई क्या होगा हिमांशु तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है। डेविड, अशोक एंड एक बार और गीता। हाँ क्या बोलो फास्ट। सिंपल सी बात है, एक्स यूनियन वाई पूछा है तो बस दौड़ना है एक्स और वाई। एक्स वाई का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ वाई टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ लिख दो। अब यहाँ नाम दिया है गीता, यहाँ गीता है, यहाँ डेविड है नहीं है, अशोक है नहीं है, तो जो दोनों जोड़ दो। तो बोलो क्या लिखूं यहाँ सेट पे। बोले हाँ बोलो। राम, का प्रॉब्लम बच्चों सीता, के साथ। अकबर, डेविड, अशोक। राम गीता, सॉरी सीता नहीं है यहाँ पे, राम, गीता, अकबर भी है, वेरी गुड, डेविड भी है और अशोक भी है, ठीक है। तो ये सारे लोग हमारे ए एक्स यूनियन वाई के सेट के सारे एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब पूछा है इसमें, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास 11th हुज आर इन हॉकी टीम, फुटबॉल टीम और बोथ। हाँ तो ये वो टीम बना है हॉकी का जो दोनों ही मतलब बैच में 2 स्टूडेंट का ग्रुप बना रखा था, दोनों टीम को हमको जोड़ना था। तो एक टीम में ये 3 लोग, दूसरे टीम में ये 3 लोग, दोनों बोला दोनों टीम को मेंबर को जोड़ दो, तो जोड़ दें, दोनों को लिख दिया। तो अब मेरे पास कितने टीम मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब मेरे पास 5 लोग के टीम मेंबर बन गए जो कि हॉकी खेलने में चैंपियन है, उनकी टीम बनानी थी हमें। हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, आई हैव मतलब आसान है। चले आगे, किसी को फोटो खींचना है, हम 2 सेकंड गिनते हैं, 1 2, ओके। सब चीज बुक में दे रखा है, अगर बुक हो साथ में
तो और अच्छी बात है, खोल के रखिए पेज नंबर 13 को। ये यूनियन ऑफ सेट इतना ही सारा था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक है, वो अलग सेट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, जिसको कहते हैं हम लोग डेफिनेशन नंबर 6। डेफिनेशन नंबर 6 मतलब अभी जो मैंने पढ़ा वो केवल स्टेटमेंट था, अब उसको हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से कुछ पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ कहने जाएगा। डेफिनेशन नंबर 6 कहता है द यूनियन ऑफ ए टू सेट ए एंड बी इज द सेट सी consisting of all element in the A and B together including those are in both the symbols we write like this। अब मैं डेफिनेशन को बस समझा रहा हूँ। क्या कहता है कि सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों को आपस में मिला दिए तो एक नया सेट बना सी। वो सेट सी जो है वो ए और बी दोनों की वैल्यू कंटेन करता है। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे कि कैसे इस चीज को हम बता सकते हैं। वी राइट लाइक दिस, ये बोल रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू x such that x belongs to A and x belongs to B। एंड नहीं है और है। ध्यान रखना है, कभी कभी मैं एंड गलती से लिख देता हूं जहां मैं यूनियन बता रहा हूं, कभी नहीं हो सकता, और होगा। क्या लिखना पड़ेगा, और किसके लिए, यूनियन के लिए। जब इंटरसेक्शन पढ़ेंगे वहां पे आएगा एंड वर्ड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और आएगा, ये खास बात है। अब आगे बढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम। अब हम इन दोनों सेट को अगर यूनियन दिखाना है वेन डायग्राम से तो ऐसे दिखाएंगे। ये मान लीजिए मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट ए है और सेट बी है, तो एक सेट ए बनाए एक सेट बी बनाए, ये सेट ए ये सेट बी। अब बोल रहा है उसमें यूनियन दिखाना है, तो यूनियन का मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट हो, लेकिन कौन नहीं होने चाहिए, जो रिपीटिंग वर्ड है वो नहीं होने चाहिए। तो वो बोलेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं, और ये भी पार्ट है। यानी कि अब ये वाला पार्ट दो बार आ जाएगा, सोचो जरा कैसे, एक सर्कल ये वाला हुआ एक सर्कल ये वाला हुआ। जब मैं एक सर्कल बना रहा था तो क्या ये सर्कल भी इस पे ओवरलैप किया, तो ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर को दो बार लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। इसमें जो कॉमन पार्ट है वो एक ही बार लिख रहे हैं, बस दोनों सेट में वैल्यू दोनों वैल्यू कंटेन करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, हम इसी को भेड़े से बताते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था मेरा, सेट ए में एलिमेंट दे रखा था 2 4 6 और 8, और सेट बी में दे रखा था, नंबर है मेरे पास 6 8 10 12। अब बोलता है हमको इस दोनों वैल्यू को वेन डायग्राम समझाओ, तो मैं क्या करूंगा, एक वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अब बोलूंगा सेट ए में एलिमेंट आ गया, सेट बी में एलिमेंट आ गया, तो सेट ए पहले लिखूंगा, वैल्यू क्या है 2 4 6 8, यहाँ लिखना है। 2 4 यहाँ लिखो चलेगा क्योंकि वो सेट बी का पार्ट नहीं है, लेकिन 6 और 8 इसमें लिखना पड़ेगा, जिनके कॉमन पार्ट, इसको बोल रहे हैं कॉमन पार्ट। ठीक है, अब इसमें जो एलिमेंट था फिर उसको यहाँ लिखा है, जो इसमें एलिमेंट है इसमें नहीं है उसको अलग लिखो, 10 12। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अगर सेट में बोलेंगे ऐसे, ये किसकी वैल्यू है, इन दोनों सेट को जोड़ने के बाद ऐसा बनता है, तो लिखेंगे ए यूनियन बी वैल्यू इज इन वेन डायग्राम फॉर्म। थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा ऐसा घबराएगा मन, पर फिर भी घबराना मत कि क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन सच बात है कि ये आसान होगा। प्रैक्टिस करते चलेंगे धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे हम लोग। तो हमने क्या सीखा अभी कि नंबर्स जो जो रिपीटिंग वर्ड है उनको एक बार ब्रैकेट में अलग से लिखते हैं कॉमन पार्ट में, और जो वर्ड अलग अलग होने चाहिए, मतलब जो इसमें है इसमें नहीं है, उनको अलग अलग उसके ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ, और ये दोनों सेट मिला के बना सेट ए यूनियन बी बना। समझ में आई बात, इसको पक्के से स्क्रीनशॉट लेना, इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये चीज बुक में भी नहीं लिखा है जो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। अब लीजिए फोटो इसका। If you are done photo and if you have done then comment okay। किसी को अगर कोई डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं माइक ऑन करके किसी भी मोमेंट पे। ठीक है, हिमांशु टेक अ फोटो एंड देन से ओके।
लड़का पता नहीं कहाँ घूमने जाता है। हाँ लिखा तो, हाँ ठीक है। कि हिंदी में लिखने का क्या तुक बनता है, हमको पता नहीं, तुम हमको क्या दिखाना चाहता है कि हम हिंदी में बहुत फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गए दोनों को। आज पक्के से इसको कॉपी जाके घर में पढ़िएगा इस बात को। आगे इसमें क्या कह रहा है, हाँ बस यही कह रहा था। अब एक बात यहाँ भी ध्यान लीजिए, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं ए और बी का यूनियन पार्ट। इसको क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। इस पूरे पार्ट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और अंदर वाले पार्ट में केवल स्फीयर सर्कल को बोलते हैं सेट ए सेट बी। और ये बस, हाँ मिटाओ, फोटो ले लिया दोनों आदमी ने, ओके लिखा था, ठीक है। मिटा देता हूं। अगला चीज है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी में, किसमें, यूनियन ऑपरेशन में। क्या हेडिंग था हमारा पहला, यूनियन ऑफ सेट में। यूनियन ऑफ सेट में प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। होता है सम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द, सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन, सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए यूनियन, ठीक है। सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए यूनियन, ठीक है। मतलब कि यूनियन समझ लिए, इसको बोलते हैं यूनियन। अभी मैंने देखा कि एग्जाम्पल क्या कहता है यूनियन का, इस्तेमाल क्या करना है यूनियन का। अब हम लोग कर रहे हैं उनका इस्तेमाल और किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला कहता है प्रॉपर्टी ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन बी, बस इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। यानी ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, पता नहीं चलता है कि कौन किसके साथ यूनियन है, एक ही बात है दोनों, ए के साथ यूनियन बी या बी के साथ यूनियन ए। साथ में इसको वेन डायग्राम समझो इस बात को। अगर मैं लिखूं ए ऐसे बी ऐसे, तो ए लिख रहा हूं ऊपर में, बी लिख रहा हूं इसको, या मैं लिखूं बी इसको ए इसको, अलग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। पर इन दैट केस, मतलब अगर हम दोनों सेट को साथ लिखना चाहते हैं, अगर हम ऐसे कहना चाहें कि सेट ए लिखें सेट बी लिखें, तो दोनों को अगर हम लिखते हैं इस तरीके से कि सेट ए ये सेट बी ये, तो दोनों मिला करके ए यूनियन बी बनता है, यानी दोनों एलिमेंट को साथ में लिखना है। तो हम इसकी वैल्यू पे डिसाइड कर पाओ, ये मत सोचना कि सेट ए में तो सर अलग वैल्यू कंटेन करता है, सेट बी में तो अलग वैल्यू कंटेन करता है। और आप कह रहे हैं कि ए यूनियन बी बी यूनियन एक ही होता है, तो हम बोल रहे हैं जोड़ने के बाद एक होता है, उससे पहले नहीं इक्वल होता है। इस बात पे जोर दे रहा हूं मैं कि इसको ये मत सोच लेना कि मैं ये बोल रहा हूँ ए इक्वल टू बी हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इनका यूनियन इक्वल होता है, यानी इनको जोड़ने के बाद ये नंबर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी है, इसकी वैल्यू इक्वल होगी ए यूनियन बी यूनियन सी के। फिर वही बात हमेशा यही, अब इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। बचपन में पढ़ते आए हम लोग अलजेब्रा में, वही रूल यहाँ आ रहा है, बस फर्क कितना है, हमने अलजेब्रा में क्या देखा था वो दिखाता हूँ मैं। अलजेब्रा में हमने पढ़ा था बचपन में, क्लास 6-7 की बात है, हमने पढ़ा था ए प्लस बी हो, ब्रैकेट लगाएंगे प्लस सी लिखते हैं, या लिखते थे ए प्लस बी प्लस सी। कहते थे इसको ऐसे लिखने का मतलब ब्रैकेट पहले और तीसरे पे लगाओ, दूसरे स्पेस पे ब्रैकेट लगाओ तो, और स्पेस पे ब्रैकेट लगाओ तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हमने इसको पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से। अब वही चीज यहाँ वापस से आया है, बस फर्क कितना है, प्लस साइन हटा के यहाँ यूनियन आ गया है। तो तुम जान लो जहां जहां प्लस साइन था, हमने पहले नंबर्स के लिए पढ़ा था, वहां वहां यूनियन साइन आ सकता है, हम उसमें सेट को जोड़ सकते हैं। तो यूनियन साइन तब आता है जब हम लोग कोई सेट को जोड़ेंगे, और जब कोई नंबर को जोड़ते हैं तो प्लस साइन आता था। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये भी लॉ अप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस चीज पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है, ये चीज पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया हम लोगों ने, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ये भी चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। अगला
अब अगला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था नंबर्स को ऐड करने के लिए, पहला अभी जो पढ़ा हमने इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड रूल कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, नहीं ये कह रहा है आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा इसका क्या मतलब है, कहता है कि अगर ए यूनियन इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं पाई इक्वल्स टू ए आएगा। अच्छा पाई का मतलब होता है हमारे पास एम्प्टी सेट, तो बोल रहा है किसी भी सेट में हम एक सेट को जोड़ सकते हैं, वो कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। अगर मैं एम्प्टी सेट की बात करूं तो वो ये सेट को बोलते हैं, और ए सेट की बात करूं फिलहाल के लिए मान लो 2, 4, 6, 8 है, दोनों को जोड़ना है, प्लस साइन लगाते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, सेट ए ही तो आएगा, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो इसमें जो भी जोड़ोगे तो वो आंसर वही बन जाएगा। तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, ये इसके लिए एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही चाहो तो इसके लिए एग्जाम्पल देना, पहले इसका फोटो खींच लो फिर मैं इसके लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं गिनता हूँ 4 सेकेंड 3 सेकेंड तक, 1, 2, 3, ठीक है, मिटाऊं इसको, ये तीनों प्रॉपर्टी है। हाँ। अब बताना चाहता हूं मैं, सर इसका एग्जांपल दीजिए, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल सर एग्जांपल दीजिए कैसा कैसा हो रहा है, देखो क्या होगा एग्जांपल, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ए और बी में वही एलिमेंट ले रहा हूँ जो मैंने पहले भी लिया है, पहले का मतलब जो पिछले क्वेश्चन में लिया था ए और बी के वैल्यू, वो क्या था, वो ये था 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट यूनियन मतलब प्लस, अब बी 6, 8, 10, 12। सर आप अपने हिसाब से यूनियन को प्लस लिख रहे हैं क्या, हमेशा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। आपको कभी एग्जाम में कोई डर लगे कि यूनियन का मतलब प्लस लिख के कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई बेहिचक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में क्वेश्चन में इस तरह से लिखना पड़ेगा, आगे में आप लिख सकते हैं इसको प्लस पे, फिर प्लस सी को जोड़ना है, सी मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, कुछ अलग बोलो, इसके अलावा 3, 5 ले लेते हैं। तो जब बोलेगा इन सबको जोड़ना है आपस में, तो जो सेट बनेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, और इसमें क्या बच गया, 3 और 5 बच गया ना, 3 और 5 लिख देते हैं आखिरी में, क्या दिक्कत है। तो ये जो सेट बना है वो इसकी वैल्यू है। और जब तुम सोचो अगर सेट ए इसको बोल रहा हूँ, सेट बी इसको बोल रहा हूँ, सेट सी इसको बोल रहा हूँ, अगर इनको आपस में जोड़ा तो आंसर क्या मिला, ये मिला। क्या मैं इसको अगर अल्टरनेट जोड़ता, सपोज अगर मैं इसको पहले जोड़ता इसको बाद में जोड़ता आखिरी में, तो क्या आंसर बदलता है, क्या नहीं बदलता, क्योंकि जोड़ने पे कोई वैल्यू को पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों नंबर इक्वल आएंगे। ये हो गया एग्जाम्पल एसोसिएटिव लॉ का, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो आप ओके लिख सकते हैं कमेंट्स में, अगर समझ में आ रहा हो तो ओके लिख दो कमेंट्स में, क्योंकि अगला प्रॉपर्टी फिर हम इसी की बेस पे आगे बढ़ेंगे। मैंने जो 3 प्रॉपर्टी बताया है, और चिंता की बात नहीं है, जिस लोगों को अगर इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, हो ही रहा है, पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग होकर के, इसलिए जिसको जो लड़के अगर प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का उनको दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है, हाँ क्या कहता है, अगर ए यूनियन ए हो तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। एग्जाम्पल सर अगर 3, 5 हो, 3, 5 का ही लेते हैं, वही ले लेते हैं जो हमारा सेट है, सेट ए का वैल्यू दे रखा है 2, 4, 6, 8 है, और बोला ये भी सेट ए ही होना चाहिए, तो यूनियन मतलब जोड़ो, तो जोड़ दो, और ए का मतलब हो गया सेट ए की वैल्यू, तो 2, 4, 6, 8 है, दोनों को जोड़ेंगे। तो मैंने सिखाया है कि जब दो सेट को जोड़ रहे हो, अगर वैल्यू अलग हो तो नया नंबर यहाँ लिखना पड़ता है, अगर सेम वैल्यू हो तो दो बार नहीं लिखेंगे, उसको दो जोड़ नहीं सकते, तो बोलेंगे ये आंसर क्या होगा, 2, 4, 6, 8 ही रहेगा, ठीक है। कीप इन माइंड, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं हो रहा है, बस इतना ही सोचना है। फोटो लीजिए, टेक अ फोटो। अगला एक और प्रॉपर्टी है, आखिरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5,
प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है यूनिवर्सल सेट हो, यूनियन फिर ए हो। अच्छा इसमें क्या अंतर है, जब यूनिवर्सल सेट लिखे तो यू थोड़ा बड़ा लिखा कीजिए, बिग यू होना चाहिए, और यूनियन के केस में ऐसा भी यू लिखो तो भी चलेगा यूनियन के लिए, इसको बोल रहे हैं यूनियन। यूनिवर्सल और यू में कंफ्यूज नहीं होना है कि कब यूनिवर्सल कहेंगे कब यूनियन कहेंगे। जब दो सेट के बीच में यू लिखा रहे तो यूनियन पढ़ेंगे, अगर अकेले लिखा रहे तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो यू प्लस यू इक्वल्स टू ए है, यानी यूनिवर्सल सेट प्लस सेट ए, सबसेट ऑफ ए, या सेट ही बोलो क्या दिक्कत है, सेट ए ऐड होके क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। ऑब्वियस की बात है, ये सेट कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है। यूनिवर्सल सेट जो होता है ऑलवेज बिग सेट, ऑलवेज बिग सेट, ठीक है। लेकिन जो सेट ए होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए, क्या बोलते हैं स्मॉल सेट होता है। जब दो किसी बड़े सेट में छोटे सेट को जोड़ेंगे जो सेट बनेगा वो बड़ा सेट बनेगा। अब इसमें मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, क्या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर सेट ए में ऐसे एलिमेंट हो जो सेट ए यू में हो ही ना, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे जब भी मैंने ये बनाया था तो मैं यू यहाँ लिखता था, यानी यू में जो एलिमेंट है वो पक्के से ए में लाइक करता ही होगा। तो यू हमेशा हमेशा ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट के बाहर में लाइक कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर में ए तो आना ही चाहिए हर हाल में। तो यू के अंदर ऐसा कभी चांस ही नहीं बनता कि ए सेट यू के बाहर का चीज है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा वो यू ए के अंदर का ही होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, ए यू के अंदर का चीज है। समझ में आई बात? सर एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल ज्यादा अच्छा दिमाग में बैठेगा, ये लंबे टाइम तक याद रहेगा। एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल चाहिए, यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल चाहिए, यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल। हाँ मान लीजिए यू दे रखा है हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सेट ए दे रखा है हमको, मेरा है ये एग्जांपल में जो ले रहा हूँ वो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। सेट ए की वैल्यू दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। सर इस केस में आप बी नहीं लिख रहे हैं, बी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख देते हो बी में तो क्या दिक्कत है, ये लो कोई सा वैल्यू ले लो, इसमें से 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 5 10 मत लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 5 3 7, ठीक है। अब बोलेंगे सेट ए में कौन एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है, कौन है 2, 4, 6, 8, 10। सेट बी में एलिमेंट कौन है 5, 3 और 7, और यू में कौन एलिमेंट है 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तो जरा सोचो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, सपोज यू और ए को जोड़ रहे हैं तो भी क्या आ रहा है यू आ रहा है। इन सच केस मैं अपने एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा सोचता हूं तो क्या बोलूंगा, अगर मैं यू ए की जगह में बी लिखता अगर इस केस में तो क्या होता जरा आंसर, तो भी क्या होता आंसर यू ही रह जाता। सर अगर कुछ और रहता तो, अगर यू की जगह यू होता तो भी यू होता। यानी कि मैं चाहूँ तो एक प्रॉपर्टी को 3 प्रॉपर्टी बदल सकता हूँ, कैसे, अपने मन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चेंज करता जाऊँ। एक बार ए लिखा जो कि यू का ये ए सबसेट कहलाया तो जोड़े तो यू बना, फिर मैंने यहाँ पे चाहा कि नहीं सर हम तो बी लिखना चाहते हैं तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर तब भी यू ही रहेगा। सर हम चाहते हैं यहाँ पे यू ही लिख दें तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को? तो हम प्रॉपर्टी को एलोबरेट कर सकते हैं अगर अच्छे ढंग से समझ गए तो। किसी को कोई इस बात में दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखिए। अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो नहीं हो तो पूछिए। हाँ माइक खोला है हिमांशु जी, बोलिए हिमांशु। जा भाग गया, बोलो हिमांशु। ठीक है हिमांशु कुछ पूछना चाहता है। आई एम नॉट गेटिंग, आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ भाग गया। ठीक है मुनमुन समझ में आया सब चीज? ठीक है आपने कमेंट भी लिख दिया, थैंक यू। थोड़ा हिमांशु का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनेट का, रहते जियो फाइबर लगा लेता तो कोई दिक्कत नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, अब घर में बैठे रहेंगे दो बुक के तो हम क्या कर सकते हैं, जबकि उसके घर का। हाँ आया हिमांशु, कमेंट्स में लिख लो अगर कोई डाउट और ऐसा चीज हो जो हम समझ सके। हिंदी में तुम टाइप अच्छा कर लेते हो
तो कमेंट में लिख दो हिंदी में, हम समझ लेंगे, पढ़ के बता देंगे। इसी में अगर रिलेटेड है तो पूछ सकते हो, कमेंट्स में लिख दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। जिन लोग को लग रहा है कि अगर हम टाइम नहीं देंगे तो आखिरी में हम टाइम देंगे, वहां अपना डाउट डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ। अगला पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन खत्म हुआ, जितना मैंने बता दिया ये यूनियन का नोट्स जरूर बनाइएगा। अगला वर्ड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है इसका, द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज कॉमन फॉर बोथ ए एंड बी। डेफिनेशन लिखना जरूरी है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन of set A and B, the set of A and B is the set of all element, is the set of all element which are common for both, which are common to both A and B, both A and B, A and B, फुल स्टॉप। ये एक डेफिनेशन इसका ही बहुत खास है, इसको याद रखिए। डेफिनेशन में कहता है, डेफिनेशन द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड बी का मतलब है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज कॉमन। ये कॉमन वर्ड बहुत खास है। कॉमन का मतलब हुआ, जो मैंने इससे पहले क्या कहता था कि मैं कॉमन चीज को ध्यान में नहीं दे रहा था। मैं कहता कि जब दो सेट में जो चीज कॉमन होता था तो मैंने कहा था कि उसको बीच में लिखते थे। जैसे कि ये बॉक्स बनाया था अभी, ये सेट ए था, ये सेट बी था। मैंने कहा था कि ए बी में वैल्यू, मैंने सेट ए को लिखा था एग्जांपल के तौर पे 2 4 6 8, और सेट बी का एलिमेंट दे रखा था हमको 6 8 10 12। तो मैंने कहा कि सर 6 8 को एक ही बार लिखते थे, बीच में लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग, 2 4, और 6 को लिखते थे यहाँ, 8 को यहाँ, और 10 को इस तरफ और 12 को इस तरफ। तो ये जो 6 और 8 हम एक ही बार लिखते थे, इसका क्यों रीजन है, वो ये रीजन था कि वो इंटरसेक्शन का पार्ट था। क्या बोलते हैं, जो 6 और 8 दो बार जो लिखा जा रहा है, मतलब इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसका जरूरी है। ऐसे बात नहीं है कि इसको हमेशा इग्नोर करके चल देंगे कि दो बार लिख रहा है तो हम उसको एक ही बार लिख के निकल जाएंगे। हाँ, इसका जरूरत क्या है, यहाँ पे बोलेंगे कि इसका जरूरत क्या पड़ा हमें इंटरसेक्शन के लिए। हम कहेंगे कि ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आई 6,8। इसी चीज के लिए मैं उतना से इंतजार कर रहा था कि किसी भी इंटरसेक्शन का मतलब है जो भी सेट ए में कॉमन पार्ट हो जो सेट बी में भी लाई करे, उस पार्ट को बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जिसको लिखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल समझ में आ गया, अब उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं। कहता है द सिंबल इज, लिखेंगे द सिंबल इज लाइक दिस, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इज यूज्ड टू डोनेट, इज यूज्ड टू denoted is used to denoted the intersection, denoted the intersection। यानी कि इस सिंबल से हम इसको डोनेट करते हैं, किसको, इंटरसेक्शन को। ऐसा ही क्यों, क्योंकि ये ठीक उल्टा है उसका, किसका, यूनियन का। यूनियन में हम लोग क्या करते थे, दो चीजों को जोड़ते थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों के कॉमन पार्ट को ले रहे हैं, सिर्फ बाकी चीज को नहीं ले रहे हैं। तो ये ठीक उसका अपोजिट हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उल्टा यू। क्या लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से। और क्योंकि वहाँ यूनियन में यू वर्ड पहला था इसलिए यू लिख रहे थे, लेकिन इंटरसेक्शन में तो आई आ रहा है, तो आई क्यों लिखते हैं इसको, तो क्यों लिखते हैं, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट लेते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन में ऐसे ले रहे हैं, उल्टा यू लिख रहे हैं। ठीक है, द सिंबॉलिकली वी राइट लाइक दिस। तो एक बार इसका फोटो ले लीजिए, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, सिंबल है। तो इसको फोटो लीजिए और हमको बताइए कि आप ले लिए हैं। अब किसी को इस बात में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए। हिमांशु के लिए स्क्रीनशॉट, हाँ अंडरस्टैंडिंग है, ओके लिख दीजिए, अंडरस्टैंडिंग है तो हाँ ठीक है, ठीक है। खासम खास चल रहा है। हाँ, डेफिनेशन एक ही बार पढ़ना जरूरी था, बार बार लिखना जरूरी नहीं है। फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट, ठीक है।
अगला चीज है इसमें एग्जाम इसको और ऐसे डिटेल में पढ़ते कितना बज गया 11:10 हो गया ना। पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट चल रहा है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट इसमें लिखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। वी राइट लाइक A intersection B is such that x belongs to A and x belongs to B। क्या बोलते हैं कि अगर A B का इंटरसेक्शन है तो उस केस में लोग उसको मैथमेटिकली बताते हैं इस तरीके से x such that x belongs to A, जहां x जो है वो A के सारी वैल्यू कंटेन करता है, and x belongs to B। अब ये वर्ड and जरूरी है, मैंने वहां पे मैंने मार्क करवाया था, बोला था मैंने और जरूरी है। जब भी यूनियन की बात आई थी वहां पे लिखा मैंने था और का मतलब ये या तो ये, और का मतलब होता है बेसिकली ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। अब लेकिन एंड में क्या होता है, सिर्फ दोनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं एंड वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, और का मतलब क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट ए में लाई कर रहा है या एलिमेंट बी में, या वर्ड आता है। और आता है यूनियन के लिए जिसका मतलब होता है या, और ये जो हमारा वर्ड आ रहा है और, इसको बोलते हैं एंड से, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। अभी समझ लो तो अच्छी बात है क्योंकि ये लाइफ में बहुत बार आएगा। अब देखो हम कहते हैं यूनियन को बोलते हैं और से समझते हैं, और का यानी या। अब इसको याद कैसे रखना है, बोलेंगे जो एलिमेंट सेट ए में हो या सेट बी में हो उनको एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन जब इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं इंटरसेक्शन में एंड यानी और, यानी ए में हो और बी में भी होना चाहिए, और बी में भी होना चाहिए। तो वहां था या, यहाँ है और, तो और के लिए एंड, या के लिए और होता है। ठीक है, ये ट्रिक है दोनों को याद रखने का तरीका। इसीलिए कह रहा हूं नोट्स बनाते रहना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन उठेगा पहला मुनमुन के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कंसीडरिंग अ सेट ए एंड बी। बोल रहा है कि दो सेट है, मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है। एग्जाम्पल नंबर 12 को कंटिन्यू करो। ए दे रखा है हमको, एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 है। सेट बी में दे रखा है 6, 8, 10, 12 है। आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। मुनमुन, टाइम स्टार्ट। 6 और 8। हाँ 6 और 8। अगला क्वेश्चन हिमांशु के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 16 कहता है कंसीडरिंग द सेट x एंड y, कंसीडरिंग अ सेट x एंड y, एग्जाम्पल नंबर 14 कहता है, अच्छा x में सेट दे रखा है हमारे पास, सेट x की वैल्यू है गीता, अशोक, गीता के बाद सॉरी पहले राम भी था, गीता के पहले राम है, लिख दो क्या लिखे, राम, गीता एंड अशोक, अकबर। राम, गीता एंड अकबर। अकबर कहाँ से आ गई इसके साथ। अब सेट वाई दे रखा है, क्या है, गीता, डेविड और अशोक। हिमांशु बताइए x इंटरसेक्शन y की वैल्यू दोनों में। गीता। गीता, गीता। हाँ बस गीता ही लिखा हूं मैंने, और तो कोई नहीं है, सोच लो कोई और नहीं ना है। आंसर सही है, अशोक है, नहीं अगला, होगा मैच। हाँ सही है, अशोक है, नहीं होगा, वहां राम अकबर डेविड लिखा है, वो है। अशोक है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी मुनमुन, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सेट ए का एलिमेंट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सेट बी में दे रखा है एलिमेंट 2, 3, 5, 7। तो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। इसमें होगा 2, 3,
5, 2 3 7, 2 3 5 नहीं आएगा, 5, 5 भी तो है। 5, 7 बोले। हाँ, तो ये सारे एलिमेंट किस में लाई करते हैं, बी में। तो क्या हम कह B सकते में। हैं कि बी के इक्वल आ गया। ठीक है, हम्म, तो क्या ये समझ में आ रहा है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी में इक्वल्स टू बी आने का क्या मतलब हो रहा है कि मतलब मेरा जो, हाँ, जो छोटा वाला सेट था वो हमारा आंसर बनता है। जो बड़ा वाला सेट अगर यूनिवर्सल सेट भी हो तो हम उसको आंसर नहीं ले सकते, हम छोटे वाले सेट को ही आंसर में लेते हैं, क्योंकि हमें दिखना होता है कॉमन पार्ट, हमें दिखना होता है कॉमन वाला पार्ट। बीटा के डेफिनेशन। ठीक है, एक बार फोटो ले लीजिए इसका एग्जाम्पल को साथ। आज की सभा को यहीं पे रखते हैं, जितना हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कि आगे भी पढ़ना है, आपके ऊपर मूड पे डिपेंड है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। आज के लिए अगर किसी को कोई अर्जेंट काम नहीं है तो हम बोलो हम आगे बढ़ जाएंगे। 11:30 हो रहा है, 10:30, 11:20 हो रहा है। फोटो खींच लो इसको और फिर कमेंट बताओ कि क्लास आगे करनी है कंटिन्यू। नहीं करना है, शाम का भी क्लास करना है, इंटरव्यू बचेगा तब ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोटो खींच लीजिए इसका और कमेंट लिख लीजिए ओके। आज की सभा को यहीं हाँ रखते हैं, कल अगले क्लास में जब पढ़ेंगे वहां इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन की। ठीक है, सर, फोटो हो गया, हट जाइए। हाँ लीजिए फोटो ले लीजिए। मुनमुन कोई दिक्कत? क्लास को नहीं। यहीं रोकते हैं, साथ में फिर केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें हम लोग चीज़ों को अच्छे से और डील करेंगे। और केमिस्ट्री क्लास जरूर अटेंड कीजिए, तभी आपको तुम लोग मेरा अटेंड करोगे और एक तभी तो हम कुछ क्लास नया। रहता है ना उस समय आज, इसीलिए नहीं कर डेली, पाएंगे। 3 से 5 नहीं, आज थर्सडे है ना, तो वही हाँ सर को आते हैं 3 से 5 बजे तक। पढ़ाते हैं सर केमिस्ट्री। हाँ। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो 5 बजे नहीं कर सकते। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई स्टूडेंट आए नहीं आए नहीं कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, हम हिमांशु पढ़ेंगे तब। ठीक है हिमांशु, शाम में क्लास हमारी तुम्हारी होगी। ठीक है, बाय। बाय। सब लोग जाइए, बाय। बोलो हिमांशु, कोई दिक्कत है तो बताओ। चला गया।